नमस्कार। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल मतलब 2014 से लेके 2025 तक के इन 11 सालों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। जी। और इसके लिए हम कुछ स्रोतों, कुछ लेखों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके इस शासनकाल का विश्लेषण करते हैं। हाँ, जो हमें उपलब्ध हुए हैं। हमारा मकसद सीधा सा है, इन स्रोतों के जरिए समझना कि इस दौरान क्या बड़े बदलाव हुए, नीतियां क्या रहीं और हाँ, उपलब्धियां और चुनौतियां क्या थीं। बिल्कुल, एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने की कोशिश। तो शुरुआत शायद 2014 के उनके उस बयान से करनी चाहिए जब उन्होंने खुद को दिल्ली के लिए बाहरी कहा था। हाँ, मुझे याद है, कहा था कि प्रशासन का अनुभव शायद ना हो, पर जमीनी हकीकत की समझ है। और ये भी कहा था कि एक सरकार के अंदर जैसे दर्जनों सरकारें चल रही हैं जिनमें फूट और संघर्ष है। तो शायद वहीं से ही एक बदलाव का संकेत मिल गया था। लगता तो यही है। चलिए इसी सफर को थोड़ा और खोलते, देखते हैं स्रोत क्या कहते हैं। जी। तो 2014 में बदलाव का संकेत तो था। एक बड़ा बदलाव जो स्रोत बताते हैं वो आया राजनीतिक संवाद के तरीके में। हाँ। प्रधानमंत्री ने, ऐसा कहा गया है, सीधे जनता से कनेक्ट किया, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, कोई बीच का आदमी नहीं। हाँ, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन मतलब सीधा संवाद, ये उनकी शैली का एक अहम हिस्सा रहा। इसने प्रधानमंत्री और जनता के बीच एक सीधा पुल बनाने की कोशिश की, जो पारंपरिक राजनीति से काफी अलग था। और पार्टी के अंदर भी बदलाव हुए। जी हाँ, संगठन पे बहुत जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं के लिए तो जैसे खास काम तय हो गए, स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाना। बिल्कुल। और पार्टी का विस्तार भी देखिए। एक स्रोत कहता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2019 के आंकड़े बताते हैं करीब 18 करोड़ सदस्य। अच्छा। हाँ। और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा के हवाले से कहा गया कि एनडीए की 20 राज्यों में सरकारें, बीजेपी की खुद 13 में। काफी बड़ा आंकड़ा है। लोकसभा में 240 सांसद, विधायक करीब 1500, एमएलसी 170 से ज्यादा। परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी पर भी जोर रहा। हाँ, ये बीजेपी के संगठनात्मक बदलाव का ही हिस्सा था। मतलब जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता बनाना, डिजिटल प्रचार का खूब इस्तेमाल और डेटा एनालिसिस। असर तो दिखा चुनावों में। 2014 में 282 सीटें, 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत। जी। और 2019 में 303। हालांकि 2024 में वो उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं थे। एनडीए 286 पर और बीजेपी 240 पर, बहुमत से 32 कम। पर सरकार तो तीसरी बार बनी। हाँ, लगातार तीसरी बार, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कई पुराने साथी भी अलग हुए, टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, फिर एनडीए को दोबारा जोड़ा गया। अब शायद अकाली दल ही बाहर है पुराने साथियों में से। जी। गठबंधन की राजनीति में ये उतार चढ़ाव तो आते हैं। और स्रोत बताते हैं कि पार्टी के जो मुख्य वैचारिक मुद्दे थे उन पर भी काम हुआ, जैसे अयोध्या में राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना। और वो जनसंख्या बदलाव की जांच के लिए एक मिशन की बात भी है। जी। इसको कुछ स्रोत एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। मतलब अलग अलग जातियों, समुदायों को एक साथ लाना, जिसे कुछ लोग हिंदू वोटों का एकत्रीकरण कहते हैं। और साथ में 4 प्रमुख वर्गों पर फोकस: गरीब, युवा, महिलाएं, किसान। बिल्कुल। इसी के दम पर असम जैसे राज्यों में सरकार बनी, नॉर्थ ईस्ट में पार्टी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। और एक स्रोत राकेश सिन्हा का हवाला देते हुए कहता है कि मोदी ने बिना हिचकिचाहट के भारत को औपनिवेशिक सोच से मुक्त किया। भारत के विचार को रीडिफाइन किया। नई संसद भवन का बनना, क्या वो भी इसी दिशा में एक कदम था? ब्रिटिश वाले की जगह भारत की विरासत का प्रतीक हो सकता है। ये निश्चित रूप से भारत की पहचान और राजनीतिक विमर्श को एक नई दिशा देने की कोशिश का हिस्सा लगता है। स्रोत इसे कांग्रेस के दौर से एक स्पष्ट अलगाव के रूप में देखते हैं, जहां सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर ज्यादा जोर है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की तरफ रुख करते हैं। यहां भी कहानी में बड़ा मोड़ दिखता है। जी। आर्थिक क्षेत्र में तो काफी हलचल रही। स्रोत कहते हैं कि भारत फ्रेजाइल 5 मतलब 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था कभी। हाँ, 2013-14 के आसपास। और वहां से निकलकर दुनिया की चौथी या 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अब तीसरी बनने की बात हो रही है। जी। ये आंकड़े तो यही दिखाते हैं। 2014 से जीडीपी लगभग दोगुनी से ज्यादा हो गई। फॉरेक्स रिजर्व 650 अरब डॉलर के पार। और वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, उसमें भी काफी सुधार हुआ। हाँ, काफी सुधार हुआ। लेकिन ये भी देखना होगा कि ये सब उन चुनौतियों के बीच हुआ जो विरासत में मिली थी। जैसे हाई इन्फ्लेशन था, इन्वेस्टमेंट का माहौल ठंडा था। तो कौन से बड़े सुधार हुए स्रोतों में जिक्र है? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो जीएसटी, एक राष्ट्र एक कर।
1 जुलाई 2017 को लागू हुआ हाँ, वो तो बहुत बड़ा बदलाव था। और फिर मीट बढ़ दी। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी, वो दिवालिया कानून, बैंकिंग सेक्टर की सफाई, और वो वित्त विधेयक 2017 भी, जिसमें पैन आधार लिंक करना, कैश लिमिट और चुनावी बॉन्ड जैसी चीजें थीं। और कई पहले भी शुरू हुई, मेक इन इंडिया जैसे। जी, मेक इन इंडिया का लक्ष्य था मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी जीडीपी में 25% करना, 10 करोड़ नौकरियां बनाना 2022 तक। और एफडीआई भी रिकॉर्ड आया। वित्त वर्ष 22 में 84.8 अरब डॉलर। भारत दूसरा सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब बना। हाँ, ये आंकड़े बताते हैं। साथ में डिजिटल इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीमें। तो अर्थव्यवस्था एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ी। स्मार्टफोन बनाना, डिफेंस एक्सपोर्ट। बिल्कुल, सेमीकंडक्टर प्लांट लाने की कोशिशें, और डिजिटल पेमेंट में तो भारत लीडर बन गया यूपीआई के जरिए। हाँ, वो आंकड़ा तो कमाल का है। 2024-25 में 222 अरब डिजिटल भुगतान, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स भी बने। और इस सब की जड़ में वो जैम ट्रिनिटी का बड़ा रोल बताया जाता है। जनधन, आधार, मोबाइल। 1 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते, उनमें करीब 2.39 लाख करोड़ जमा। 66% खाते ग्रामीण या अर्धशहरी इलाकों में। महिलाएं ज्यादा लाभार्थी, 37 करोड़ से ज्यादा रुपे कार्ड जारी हुए। और इससे बचत भी हुई। दावा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से करीब 10 करोड़ फर्जी खाते हटे और 2.75 लाख करोड़ बचे। विश्व बैंक ने भी कुछ कहा था इस पर। हाँ, विश्व बैंक ने माना कि भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन का लक्ष्य 6 साल में पा लिया, जिसमें वरना 47 साल लग जाते। और इसे गरीबी कम होने से भी जोड़ा गया है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। जी, ये दावा भी किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक बयान भी है सूत्रों में मोदी की कार्यशैली पर। कहते हैं कि वो कहते थे, नीति बनाते समय खुद को सबसे गरीब की जगह रखो और पर्दे खत्म करने की जरूरत है। उन्हें चलती फिरती पाठशाला भी कहा। मुश्किल फैसले लेने की क्षमता का भी जिक्र है। ये उनकी कार्यशैली के बारे में एक नजरिया है। चलिए अब कल्याण और सामाजिक बदलावों पर आते हैं। इस पर भी बहुत जोर रहा। हाँ, वेलफेयर स्कीम्स पर फोकस बहुत ज्यादा रहा। स्रोतों में सैचुरेशन डिलीवरी मॉडल का जिक्र है। मतलब कोशिश की लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे, कोई छूटे नहीं। जी, 100% कवरेज का लक्ष्य। उदाहरण भी है, उज्ज्वला योजना, 9 करोड़ से ज्यादा मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, जनधन, 55 करोड़ से ज्यादा खाते, आयुष्मान भारत, यहाँ आंकड़ों में थोड़ा फर्क है स्रोतों में, 36 से 50 करोड़ लोगों को कवर। हाँ, आंकड़ों में थोड़ा हेरफेर हो सकता है अलग अलग स्रोतों में। पीएम आवास योजना, लाखों घर बने, इसमें भी आंकड़े अलग हैं। 91 लाख बने या 3 करोड़ स्वीकृत। जल जीवन मिशन, 12 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से पानी। और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। योजनाओं की लिस्ट लंबी है। और एक लाभार्थी वर्ग बनने की बात भी कही गई है। हाँ, मतलब एक ऐसा वोट बैंक जो इन योजना से सीधे जुड़ा हो। इसे प्रधानमंत्री की पृष्ठभूमि से भी जोड़ा गया है। जैसे वो आरएसएस प्रचारक के तौर पर घूमे, लोगों की दिक्कतें देखी। जी, एक स्रोत ऐसा कहता है कि उन्होंने अपनी माँ को रसोई में संघर्ष करते देखा, गरीबों को इलाज पढ़ाई के लिए जूझते देखा, तो वो अंत्योदय दर्शन, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, उनकी सोच का हिस्सा बना। और यहाँ भी जैम ट्रिनिटी और डीबीटी का रोल रहा होगा। बिल्कुल, पैसा सीधे खाते में गया, बिचौलिए कम हुए, ये एक बड़ा बदलाव था। स्वच्छ भारत अभियान भी एक बड़ा नाम है। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। हाँ, महात्मा गांधी की जयंती पर। लक्ष्य था खुले में शौच खत्म करना, कूड़ा प्रबंधन सुधारना। 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बने। जी, और दावा था कि 2019 तक ग्रामीण सैनिटेशन कवरेज 39% से 100% हो गया। इसमें तो सेलिब्रिटीज वगैरह को भी जोड़ा गया था जागरूकता के लिए। हाँ, बड़ा अभियान था। और दावा ये भी है कि इससे सेहत सुधरी, बच्चों में डायरिया कम हुआ। लेकिन कुछ चुनौतियां भी बताई गई हैं स्रोतों में। हाँ, जैसे कुछ जगहों पर ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त होने के दावों पर सवाल उठे, और बने हुए टॉयलेट्स का रखरखाव और लोगों के व्यवहार में स्थायी बदलाव लाना, ये अब भी चुनौतियां हैं। ठीक है, अब जरा विदेश नीति और रक्षा की बात करते हैं। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यहाँ एक बड़ा बदलाव था लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति पर जाना। हाँ, मतलब सिर्फ देखो नहीं, एक्शन लो। फोकस साउथ ईस्ट एशिया, ओशिनिया पर, और भारत के नॉर्थ ईस्ट को रीजनल कनेक्टिविटी का हब बनाना। जी, इसके लिए 3C फॉर्मूला बताया गया, कॉमर्स, कल्चर, कनेक्टिविटी। उदाहरण, जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया से गहरे रिश्ते, आसियान, क्वाड में सक्रियता, और वो भारत, म्यांमार, थाईलैंड हाईवे जैसी परियोजनाएं। इसका एक इतिहास है। 1992 में नरसिंह राव सरकार लुक ईस्ट लाई थी, कोल्ड वॉर के बाद साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ने के लिए।
तो मोदी सरकार ने इसे अपग्रेड किया। हाँ, और इसकी वजह थी बदलता जियोपॉलिटिक्स, खासकर इंडो पैसिफिक में चीन का बढ़ता प्रभाव। अमेरिका ने भी 2011 में कहा था कि भारत और सक्रिय भूमिका निभाए। तो लक्ष्य था इंडो पैसिफिक में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनना। बिल्कुल। दूसरी अहम नीति थी पड़ोसी पहले, यानी नेबरहुड फर्स्ट। जी, पड़ोसी देशों पर फोकस। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। मकसद क्या था? कनेक्टिविटी, व्यापार, लोगों का मेलजोल बढ़ाना। हाँ, और सुरक्षा सहयोग, चीन के प्रभाव का मुकाबला करना और दक्षिण एशिया में स्थिरता लाना। उदाहरण के तौर पर सार्क की जगह बिम्स्टेक पर ज्यादा जोर। जी, क्योंकि सार्क में भारत पाकिस्तान के बीच दिक्कतें थीं। इसके अलावा BBIN कॉरिडोर, कलादान प्रोजेक्ट, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सहयोग। लेकिन इसमें भी उतार चढ़ाव रहे। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि बांग्लादेश से रिश्ते अच्छे रहे, पर शेख हसीना के जाने के बाद तनाव आया। नेपाल, श्रीलंका के साथ सीमा मुद्दे या राजनीतिक तनाव रहे। म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी और उग्रवाद पर सहयोग। जी, और पाकिस्तान के साथ तो रिश्ते तनावपूर्ण ही रहे, आतंकवाद और दूसरे विवादों के कारण। और क्या चुनौतियां थीं? जियोपॉलिटिकल टेंशंस, प्रोजेक्ट्स लागू करने में देरी, आर्थिक असमानताएं, ये सब चुनौतियां बनी रहीं। बिम्स्टेक पर जोर देना एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जरूर था। अब आते हैं सीमाओं पर मजबूत नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर। रुख सख्त हुआ। हाँ, स्रोत कहते हैं कि पॉलिसी रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव और दंडात्मक बनी। जैसे उरी हमले के बाद 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक। जी, और पुलवामा के बाद 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक। फिर 2017 में डोकलाम गतिरोध चीन के साथ। 2020 में गलवान घाटी की झड़प, जिसमें 20 सैनिक शहीद हुए। हाँ, ये सब बड़ी घटनाएं थी। हाल की घटनाओं में पहलगाम हमले के बाद मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और POK में आतंकी शिविरों पर हमला। जी, जिसके बाद कुछ दिन सीमा पर तनाव रहा, फिर सीज फायर हुआ। और अप्रैल 2025 में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो संदेश साफ था, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस और रेड लाइंस का सम्मान करना होगा। इसका रणनीतिक महत्व क्या था? अपनी सीमा की रक्षा करना और प्रतिरोध क्षमता दिखाना, डिटेरेंस कायम करना। सेना का आधुनिकीकरण भी हुआ। हाँ, काफी जोर रहा। राफेल जेट आए, S-400 मिसाइल सिस्टम मिला, स्वदेशी ड्रोन बने, ASAT क्षमता का प्रोडक्शन हुआ, साइबर क्षमताएं बढ़ी। रक्षा में FDI भी बढ़ाया गया, 26% से 49%। जी, और आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में उत्पादन पर जोर। भारत हथियार आयातक से निर्यातक बनने की तरफ बढ़ा। 1 रैंक 1 पेंशन OROP भी लागू हुआ। हाँ, वो भी एक बड़ा कदम था सैनिकों के लिए। और वो 2014 से सियाचिन में दिवाली मनाने की परंपरा, अग्निपथ योजना भी इसी दौर में आई। कूटनीति की बात करें तो रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर जोर रहा, जिसे कुछ लोग गुट निरपेक्षता की नई परिभाषा कहते हैं। हाँ, मतलब अपने हितों के हिसाब से फैसले लेना, किसी गुट में बंद कर नहीं। जैसे रूस से तेल खरीदना जरूरत पड़ने पर। बिल्कुल, इजराइल से रिश्ते रखते हुए भी फिलिस्तीन का समर्थन करना, क्वाड और ब्रिक्स दोनों में शामिल रहना। वैक्सीन मैत्री भी थी, 100 से ज्यादा देशों को टीके दिए। जी हाँ, और आतंकवाद पर बाहरी आलोचना को खारिज करना, विदेशों में बसे भारतीयों से जुड़ाव बढ़ाना, वो भव्य स्वागत समारोह। तो क्या दुनिया की सोच बदली भारत को लेकर? स्रोत तो यही कहते हैं। शुरू में कुछ संदेह था, आलोचना थी, विभाजनकारी, अलोकतांत्रिक जैसे लेबल लगे, लेकिन धीरे धीरे भारत को एक मेजर पावर के तौर पर पहचान मिली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कनाडा में G7 का न्योता मिलना, वो भी ट्रूडो के बाद मार्क कार्नी की सरकार से, इसे एक रणनीतिक बदलाव माना गया। हाँ, इसे एक तरह से भारत की बढ़ती अहमियत और स्वीकार्यता के तौर पर देखा गया। कहा गया कि भारत अब ग्लोबल अप्रूवल नहीं, ग्लोबल रिस्पेक्ट हासिल कर रहा है। राकेश सिन्हा के हवाले से कहा गया, विकासशील दुनिया के पहले नेता जिन्होंने विश्व राजनीति में अपना वैध और निर्णायक स्थान बनाया। ये एक मजबूत बयान है। लेकिन इन 11 सालों में सब अच्छा ही नहीं रहा, बड़ी चुनौतियां और विवाद भी थे। जी बिल्कुल, कोई भी दौर बिना चुनौतियों के नहीं होता। स्रोत बताते हैं 2020-21 के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला। हाँ, और आखिर में सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े। इसे कैसे देखा गया? इसे सामाजिक ध्रुवीकरण के एक उदाहरण और सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा गया। सरकार का पीछे हटना एक दुर्लभ राजनीतिक घटना थी। फिर नागरिकता संशोधन कानून CAA, उसके खिलाफ भी 2019-20 में बड़े प्रदर्शन हुए। जी, जिसमें धर्मनिरपेक्षता और भेदभाव को लेकर चिंताएं उठी। और पूर्वोत्तर में मणिपुर में 2023 से 2025 तक चली जातीय हिंसा, मैतेई,
और कुकी समुदायों के बीच। हाँ, उसने शासन और सामाजिक दरारों को साफ तौर पर उजागर किया। सैकड़ों मौतें हुई, बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। तो ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव और जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये लगातार बनी रहने वाली चुनौतियां हैं। कनाडा के साथ राजनीतिक तनाव खालिस्तानी मुद्दे पर, हाँ, 2023 में ट्रूडो के आरोपों के बाद जो बढ़ा, और दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव, ये भी रणनीतिक चुनौतियां बनी रही, जैसा स्रोत बताते हैं। तो कुल मिलाकर अगर इन स्रोतों को देखें तो पिछले 11 साल कैसे रहे? शासन में बदलाव, आर्थिक फेरबदल, कल्याण पर जोर, मुखर विदेश नीति। हाँ, और साथ में महत्वपूर्ण चुनौतियां और विवाद भी। बदलाव का पैमाना तो काफी बड़ा बताया गया है। संक्षेप में क्या कहेंगे? संक्षेप में स्रोतों के आधार पर ये दौर बड़े और निर्णायक फैसलों का रहा। व्यवस्था में बदलाव की कोशिशें हुई, एक खास राष्ट्रीय विमर्श, जिसे कुछ स्रोत सभ्यतागत पुनर्जागरण कह रहे हैं, उसे गढ़ने की कोशिश हुई। अहम उपलब्धियां रहीं, लेकिन साथ ही देश के अंदर और बाहर दोनों जगह चुनौतियां भी कम नहीं थी। जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। ये स्रोत प्रधानमंत्री मोदी के दौर में बड़े बदलावों की तस्वीर पेश करते हैं। उपलब्धियां भी हैं, चुनौतियां भी। जरा सोचिए, भविष्य के इतिहासकार जब इस युग का मूल्यांकन करेंगे तो वो किस एक सबसे अहम, सबसे दीर्घकालिक नतीजे पर, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं?